हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में एक्सप्लेन किया था और कुछ एक्सरसाइज दिए थे। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। हम अब इसके बारे में शुरू करेंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ इंग्लिश के बारे में कि जो सेंटेंस होता है वो पूरी बिल्डिंग होती है, और जो फ्रेज और क्लॉजेज होते हैं वो रूम और दीवारें होती हैं, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो उसके इंडिविजुअल ब्रिक्स होते हैं। तो मतलब इन सब को मिला के जो होता है वो इंग्लिश जो मतलब सब्जेक्ट होता है वो बनता है। ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि क्या होता है आपके फ्रेजेस और क्लॉजेस, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट्स के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो फ्रेजेस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कोई सेंस तो बनाता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। और फ्रेजेस में वर्ब नहीं होते हैं। मतलब कि यह शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता। इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी क्रिया का मेल नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का मेल नहीं होता है। इट डज़ नॉट कंटेन, ये लिखा है, इट डज़ नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉर्नर, इसमें ना तो कोई मतलब इसमें कोई मेल नहीं है, ना वर्ब का ना सब्जेक्ट का। अगला है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. It may or may not stand alone as a complete sentence. मतलब यह शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। यह कभी अपने आप में एक पूरा वाक्य हो सकता है, या तो या फिर कभी नहीं हो सकता। जैसे कि ही इज़ स्लीपिंग, तो ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। और हु लिव्स हियर, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है पूरा में। हु लिव्स हियर हमें क्या पता। तो वैसा है कि जैसे कभी इसका पूरा मतलब दिया हुआ है, कभी इसका पूरा मतलब नहीं दिया हुआ है। तो वो होते हैं क्लॉजेस। इसमें की डिफरेंसेस देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो फ्रेज में एब्सेंट होते हैं और क्लॉज में प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कंप्लीट मीनिंग फ्रेजेस का नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है उस सेंटेंस का। और जो क्लॉज होता है उसमें कभी होता है, किसी सेंटेंस का मीनिंग होता है क्लॉज में और किसी का नहीं होता है। यह है उसका फंक्शन जो होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो एक किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है फ्रेज। और जो क्लॉज होता है वो कभी कभी पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और कभी कभी पार्ट भी हो सकता है। कैन बी अ पार्ट और अ फुल सेंटेंस। A phrase is a piece of a puzzle. A clause is a simple engine within the sentences. मतलब कि जो फ्रेज है वो एक पजल का पार्ट होता है, कि मतलब उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सेंटेंस का मतलब है। लेकिन जो क्लॉज होता है वो एक पावर, मतलब एक
सेंटेंस का मतलब भी रखता है और नहीं भी रखता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ फ्रेजेस दिए हुए हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म द वर्क ऑफ अ नाउन, इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब नाउन फ्रेज वही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं, मतलब संज्ञा का काम करते हैं। जैसे कि लर्निंग इंग्लिश इज़ फन, तो व्हाट इज़ फन, लर्निंग इंग्लिश इज़ फन। तो इसमें ये हमारा नाउन हुआ। व्हाट इज़ फन, वही सेम चीज़। व्हाट क्वेश्चन यूजुअली हम अगर हमें नाउन फ्रेज जानना है तो हम उसमें पूछेंगे कि जो सब्जेक्ट है उससे मतलब उसके लिए पूछेंगे कि व्हाट इज़ फन, तो लर्निंग इंग्लिश इज़ फन। तो हमें अपने आप से यहाँ पे इस कंडीशन में व्हाट क्वेश्चन पूछना है। द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम, तो यहाँ पे टू गो होम नाउन है और जो द बॉय है वो सब्जेक्ट है। द बिग ओल्ड हाउस वॉज एम्प्टी, व्हाट इज एम्प्टी, तो द बिग ओल्ड हाउस ये हमारा सब्जेक्ट है। वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन बताए। वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। जैसे कि इन अ वेरी लाउड वॉइस, फिर आता है आपका एडवर्ब फ्रेज, a group of words that describes how, when और where the action happens, कब, कहाँ और कैसे कोई चीज़ हुई है। He spoke in a very loud voice, तो how adverb of manner. Okay. They arrived at the right time. The children played in the park. Where? जैसे कि he spoke, how he spoke, so he spoke very loud, in a very loud voice. तो when they arrived at the right moment, तो where the children played in the park, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। फिर आता है prepositional phrase, a phrase beginning with the preposition followed by its object, मतलब कि preposition प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाले जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस होते हैं वो होता है हमारा prepositional phrase। जैसे कि a cat is under the table, यहाँ पे preposition भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम, तो मीटिंग ऑन टाइम। फिर आता है वर्ब फ्रेज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, तो शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो ये होता है हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर हम आते हैं क्लॉज पे। तो यहाँ पे जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज पे, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो an independent clause make complete sense by itself and can stand as a simple sentence, मतलब वो sentences जो अपने आप में ही पूरा का पूरा मीनिंग बताते हैं, उसको वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। आई लाइक इंग्लिश, बस मुझे इंग्लिश पसंद है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंसेस है। ये उस टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसमें क्लॉज को किसी
पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में ही पूरा मतलब देते हैं. इट एक्सप्लेन्स ऑल इट्स मीनिंग. फिर आते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज contains a subject and a verb but does not make complete sense alone. मतलब कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन ये एक सेंटेंस अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं होता है. उसका जो मतलब जो सेंस, एक मतलब जो देता है हमें सेंटेंस, वो इसमें पूरा का पूरा नहीं दिया होता है. It depends on the main clause for its meaning. It usually starts with subordinating conjunctions because, although, if, since, while. ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो सके, उसका कोई मीनिंग, कोई मतलब निकल सके. जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इट वॉज रेनिंग तो क्या हुआ, बारिश हुई तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता इसके बारे में. ऐसे ही इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो अगर आप हार्ड पढ़ाई करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. फिर आता है द कंबाइंड स्ट्रक्चर, मतलब कि जिसमें कंप्लीट क्लॉजेस, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों को जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कंबाइंड स्ट्रक्चर, combined clauses. Independent plus dependent clauses को मिला के जो sentences बनते हैं वो होते हैं combined structure. जैसे कि I will stay at home, ये एक अपने आप में complete sentence है, मगर इसमें जोड़ा गया if it rains, तो फुल सेंटेंस में ना आई विल स्टे एट होम इफ़ इट्स रेन्स, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. इफ़ इट्स रेन्स ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. अगर बारिश हुई तो क्या होगा, तो वो हमें नहीं पता, वो कंप्लीट नहीं है. लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के जो सेंटेंस कंप्लीट बना वो बना आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रहूँगा अगर बारिश हुई तो. फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस पे, जिसमें कि आता है जस्ट लाइक फ्रेजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस फंक्शंस एज नाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. तो नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं, अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, मतलब कि इफ इट ऑफन आंसर्स विथ व्हाट, सेम, कोई फ़र्क नहीं है. जैसे कि फ्रेजेस में था कि अगर आपको फ्रेज क्या नाउन फ्रेजेस जानने हैं तो आपको उस सेंटेंस के लिए व्हाट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो व्हाट इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, ऐसे करके. टेल मी वेयर यू लिव, तो वेयर यू लिव. तो ऐसे करके हमें नाउन के बारे में, नाउन क्लॉजेस के बारे में पता चलेगा. एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, मतलब कि वो क्लॉज सेंटेंसेस जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और यूजुअली वो इट स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, विच, दैट, हुज. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये जिस सेंटेंसेस में आते हैं यूजुअली वो होते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस. अ मैन हु हेल्प्ड मी इज अ डॉक्टर, तो हु हेल्प्ड मी जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, मतलब यहाँ पे हु. द बुक दैट आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग, तो दैट बुक आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे दैट जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो वेयर जो हुआ ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ. फिर आया एडवर्ब क्लॉज, अ क्लॉज दैट टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, मतलब कि टाइम, प्लेस, कॉज, कंडीशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है. जैसे कि दे लेफ्ट आफ्टर द सन हैड सेट, ये हमारा टाइम बता रहा है कि वो तब गए जब सूरज ढला, तो ये हमारा एक टाइम बता रहे हैं, तो इस टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कि इस टाइम पे वो गए. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी,
तो वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? तो उसका कॉज ये है कि वो पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वो फेल हो गए। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो, ये कंडीशन है, अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जानने के लिए यूजुअली, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम मतलब सेंटेंसेस में कैसे डिफरेंस और ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है फ्रेज और क्लॉजेस के बारे में। ऑन हिज अराइवल द क्राउड चीयर्ड। तो यहाँ पे जो फ्रेज हुआ हमारा वो क्या हुआ? ऑन हिज अराइवल। सेंस अगर हमें क्लॉज देखना हुआ तो व्हेन ही अराइव्ड द क्राउड चीयर्ड। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया तब क्राउड ने उसको चीयर अप किया। तो ऐसे होते हैं। टू टर्न अ फ्रेज इनटू अ क्लॉज वी मस्ट ऐड अ सब्जेक्ट टू अ फिनिट वर्ब। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि हमें कोई भी फ्रेज है उसको अगर हमें क्लॉज में चेंज करना है तो हमें उसके लिए एक सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ऑन हिज अराइवल। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज हुआ। यहाँ पे व्हेन ही अराइव्ड, तो जो ही हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। हमारा सेंटेंस सेम है, बस खाली हमने यहाँ पे ही ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्लॉज मिल गया और ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया। तो अगर हमें कोई भी वर्ड को फ्रेज से क्लॉज में चेंज करना हुआ तो उसके लिए हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्लॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनालिसिस हो रखा है। तो ये अ सेंटेंस कैन कंटेन मल्टीपल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, मतलब कि कोई भी सेंटेंस है वो बहुत सारे फ्रेज भी रख सकता है अपने पास और बहुत सारे क्लॉज भी कंटेन कर सकता है। जैसे कि इन द मॉर्निंग द ओल्ड मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे हमारा फ्रेज क्या हुआ? वो हुआ इन द मॉर्निंग। ये एक एडवर्ब फ्रेज हुआ, टाइम बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इन द मॉर्निंग ये हमारा एडवर्ब हुआ और ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, द ओल्ड मैन वेंट फॉर अ वॉक, मतलब ये फुल अपने आप में एक सेंटेंस है। और अगर हमें इसमें डिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना हुआ तो हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो कोई फुल मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस का। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, कौन रहता है हमें नहीं पता, तो हमें उस फुल सेंटेंस को नहीं पता, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया। अदर एग्जाम्पल जैसे कि ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड द वर्क विथ ग्रेट केयर। इसमें डिपेंडेंट जो मतलब इनकम्प्लीट जो वर्ड होगा, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था तो क्या हुआ, मतलब कि इस सेंटेंस का कोई फुल मीनिंग नहीं मिल रहा है। इंडिपेंडेंट ही फिनिश द वर्क, उसने काम ख़त्म किया, ये अपने आप में एक फुल कंप्लीट सेंटेंस है। और इसमें फ्रेज जो होगा वो होगा विथ ग्रेट केयर। इसमें एडवर्ब फेज है, ये हमारा एडवर्ब, ये एडवर्ब फेज ऑफ मैनर है, मतलब ग्रेट केयर ये एक मैनर का काम है। ओके, अब इसमें एक प्रो टिप ऐड की हुई है, जैसे कि वाइल एनालाइजिंग अ सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ब फर्स्ट, नंबर ऑफ वर्ब्स equals to number of clauses. Phrases are the extra pieces on the with no verb. मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें हम सबसे पहले वर्ब, जितने भी वर्ब हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो जितने हमारे वर्ब हुए उतने हमारे क्लॉज हुए, सिंपल। और बाकी के जो बची हुई चीज़ें हुई वो हुआ हमारा फ्रेजेस। ये सारे जो मिला के एक पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के लिए, कुछ एक्सरसाइज इसमें ऐड ऑन की हुई है।
तो आपको ये इस पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप ये क्वेश्चंस उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं और इसके आंसर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस समझ में आए हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन बिलो कर देना, ताकि अपने क्वेरीज़ को कमेंट डाउन कर देना, ताकि मैं आपकी चीज़ें क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।